अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सबको पता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो 2024-25 का पीएचडी का जो इंटरव्यू की जो लिस्ट थी वो आ चुकी है। और 15 तारीख से पीएचडी उर्दू का इंटरव्यू है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि जानना ज़रूरी है। एएमयू पीएचडी उर्दू डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में जो सवालात पूछे जाते हैं पीएचडी कैंडिडेट से, कुछ ऐसे सवालात हैं जो कॉमन हैं और कुछ ऐसे सवालात हैं जो टॉपिक से रिलेटेड खास तौर से पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से सवालात हैं जो सिनॉप्सिस से आमतौर पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक बात यहाँ पर जहन में रखिए कि पीएचडी का जो खाका होता है, पीएचडी का जो खाका होता है जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, जैसे ही आप पीएचडी के जो पैनल का जो रूम रहता है, ठीक है, तो यहाँ उसका दरवाज़ा होता है। आप यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ चेयर रहता है और उसके बाद यहाँ पैनल के सारे लोग यहाँ बैठे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ एक डाइस रखा हुआ रहता है। तो आप नॉक करने के बाद अंदर जाते हैं और आपको बैठने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और बैठने के बाद आपका नाम पूछा जाता है और आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, मतलब जैसे कि आपने नेट क्वालिफाई किया या आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया या फिर मतलब इसके अलावा जो कुछ भी। इसके बाद सीधे ही मतलब खाके या सिनॉप्सिस के पास सीधे से आते हैं, ठीक है। खाका या सिनॉप्सिस के बाद आने के बाद पैनल में बैठने वाले में से कोई ये सीधे सवाल करते हैं कि आप अपने खाका जो आप तैयार करके लाए हैं, सिनॉप्सिस जो आप तैयार करके लाए हैं उसके बारे में आप बात कीजिए, यानी मुख्तसर तारुफ कीजिए। इस तरह से भी सवालात पूछते हैं कि आपने जो टॉपिक तैयार किया है उसके बारे में बताइए। आप अपने आप अपने मौजू के बारे में बताइए। आप अपने मौजू के बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना होगा। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आप अपने मौजू के बारे में बताइए। तो कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी है, वो कुछ पॉइंट्स को उनको याद रखना ज़रूरी है। पहला पॉइंट उसके लिए ये है कि जितना ज़्यादा हो सिनॉप्सिस को पढ़ कर के आए। कसरत से सिनॉप्सिस को पढ़े, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ताकि लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही से उसको तलफ़्फ़ुज़ कर सके, सही से उसको अदा कर सके, पहला काम। दूसरा ये है कि सिनॉप्सिस को समझे। उस सिनॉप्सिस के अंदर जितनी सारी बातें हैं, उसमें कोई ऐसी बात ना हो जो आपके समझ से बाहर हो। ताकि सिनॉप्सिस के किसी भी पैराग्राफ से या उसमें जो जो ज़ैली टॉपिक्स होते हैं, तो उस उसके हवाले से भी सवालात पूछे जाते हैं। तो पहला काम ये है कि सिनॉप्सिस को अच्छे से पढ़ा जाए और दूसरा काम ये है सिनॉप्सिस को अच्छे से समझा जाए। मिसाल के तौर पर एक कैंडिडेट जैसे कि मतलब कोई कैंडिडेट सबसे पहले उसकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद उससे पूछा जाता है कि आप अपने सिनॉप्सिस के बारे में बताइए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरे सिनॉप्सिस का मौज़ू था उर्दू शायरी में माहौलियाती तनक़ीद का तनक़ीदी जायज़ा। उर्दू शायरी में माहौलियाती उर्दू शायरी में माहौलियाती तनक़ीद का तनक़ीदी जायज़ा। तो अब ये टॉपिक का नाम हुआ, इस टॉपिक के सिलसिले में मुझे मतलब एग्ज़ामिनर के सामने बताना है अच्छे से। तो उसमें मेरा तरीक़ा ये रहेगा कि मेरे टॉपिक का मौज़ू है उर्दू शायरी में माहौलियाती तनक़ीद का तनक़ीदी मुताला। तो इसमें माहौलियात से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं वो बताना है कि उर्दू शायरी में माहौलियात किसे कहते हैं। माहौलियात ये लफ्ज़ आया कहाँ से, माहौल से, माहौल इन्वायरमेंट को कहते हैं। और आम तौर पर जो है फ़ितरत के जो अनासिर होते हैं वो उन्हीं को मतलब माहौल कहते हैं। इंसान है, पहाड़ है, दरख्त है, नदी है, नाला है, झील है, चरिंद है, परिंद है, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, फ़ितरत बोलते हैं। तो ये फ़ितरत से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं और उससे मुताल्लिक़ जो अशआर हैं वो बताना है। तो अब वो सवाल इसी से रिलेटेड एक सवाल वो पूछने लगेंगे
کہ آپ نے یہ ٹاپک کیوں اختیار کیا، اردو شاعری میں ماحولیاتی تنقید کا جائزہ؟ تو ان سے ان کا یہ جواب دیا جائے گا، چونکہ آج کے زمانے میں جو ماحولیات ہے، خاص کر کے جو فطرت ہے، لوگ فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور فطرت کے جو عناصر ہیں اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر آج ضرورت پڑی ایسے ٹاپک کی جو آدمی شاعری کے حوالے سے ان اشعار کو سامنے لائیں جس میں عناصر فطرت کا ذکر ہے، جس میں چمن ہے، سرسبز و شاداب، ہریالی، ندی، نالا، جھیل اور سمندر، پہاڑ۔ تو اس طرح کی جو باتیں آتی انسان کے دماغ میں شاعری سے ریلیٹڈ جب اس طرح کی باتیں آتی ہے تو ان کو سرسبز و شاداب اور ہریالی، اس کے دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ نیچر سے، فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر پوری دنیا جو ہے اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگایا جائے۔ اسی بنیاد پر کہیں نہ کہیں اس ٹاپک کا موضوع یہ بھی ہے کہ یہ ٹاپک پر اگر بات لکھی گئی، مقالہ اگر تیار کیا گیا، پڑھنے والے پڑھنے کے بعد اس بات کی طرف اپروچ کریں گے، اس بات کی وہ کوشش کریں گے کہ درختوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درختوں کو لگایا جائے، ماحول سے محبت کیا جائے، اور انگلش میں اس کو ایکو کرٹیسزم کہتے ہیں، بیک ٹو نیچر والی تھیوری کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں نے یہ ٹاپک اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد یہ سوال پوچھتے ہیں آپ اپنے ٹاپک کے حوالے سے کوئی شعر سنائیے، تو کہا تو اس میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے شاعری کے حوالے سے آپ نے اب تک ماحولیاتی تنقید میں کیا عنصر پایا جس کی بنیاد پر آپ شاعری کو لے کر کے آئے۔ تو ان کو بتانا رہتا ہے، مثال کے طور پر ایک شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا یہ عناصر فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، گل اور باغ یہ بھی عناصر فطرت ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز غور کرنا ہوگا کہ عناصر فطرت کے یہ اجزاء جو میں نے ذکر کیا، کیا حقیقت میں یہاں گل کا پھول مانا ہے، باغ سے باغ ہی مانا ہے، پتا سے پتا ہی مانا ہے؟ کوئی ایسا لفظ جو عناصر فطرت پر مبنی ہو، اگر وہ سیدھا سیدھا فطرت سے فطرت ہی مراد لیا جائے تو انہی الفاظ کو، انہی شاعری کو ماحولیاتی تنقید کے کسوٹی میں لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان پر تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا مطلب بتایا اس طرح سے۔ تو اس طرح سے جو بھی مطلب آپ کا جو ٹاپک رہے گا اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخصیت کے تعلق سے اگر آپ کو بات کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر لیتے ہیں شمس الرحمن فاروقی کی شاعری، تو شمس الرحمن فاروقی کی شاعری کا تنقیدی و تحقیقی جائزہ اگر آپ کا یہ ٹاپک ہے تو یہاں پر یہ چیز غور کرنا ہوگا، سب سے پہلے شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں پڑھنا ہوگا، اس کے بعد ان کے جتنے خدمات ہیں ان کو پڑھنا ہوگا، ان تمام خدمات میں سے، ان کے کارنامے میں سے شاعری کے پورشن کو آپ کو نکالنا ہوگا، ان کے شاعری کے جتنے تنقیدی مضامین ہیں ان کے بارے میں، ان کے شاعری کے بارے میں جن لوگوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے آپ کو وہ پڑھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا شمس الرحمن فاروقی کی شاعری میں کیا چیزیں ایسی ہے جو دوسرے شعراء سے جدا ان کو بتاتی ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہے کہ آپ شمس الرحمن فاروقی کی شاعری سے متاثر ہوئے۔ تو کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو کبھی کبھی پوری شخصیت کے بارے میں پی ایچ ڈی کا خاکہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی شخصیت کے کسی ایک گوشے کے بارے میں جس پر انہوں نے خامہ فرسائی کی ہے اس پر بات کی جاتی ہے، جیسے شمس الرحمن فاروقی کی تنقید نگاری، جیسے شمس الرحمن فاروقی صحافت، جیسے شمس الرحمن فاروقی کی ناول نگاری، افسانہ نگاری وغیرہ۔ تو کسی ایک صنف پر اگر خاکہ لکھا جائے تو اسی پر سب سے زیادہ فوکس لکھا جائے، ان لوگوں کے بارے، ان کی کتابوں کے بارے میں، ان کے بارے میں کس نے کیا کیا لکھا، ان تمام چیزوں کو یاد دہانی کرنا اور یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر شخصیت کے علاوہ کسی اور چیز پر بات ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی مطلب دور کا لے لیا جاتا ہے، 21ویں صدی میں ناول نگاری، یہ اگر ٹاپک ہے 21ویں صدی میں ناول نگاری، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہاں غور کرنا ہوگا کہ 21ویں صدی میں کتنے لوگوں نے ناول لکھے،
ठीक है, उनमें से अहम नावल कौन है? और उन नावलों में सबसे ज़्यादा 21वीं सदी के नावलों का मौज़ू अब तक क्या है? ये 3 चीज़ों का सबसे पहले निकालना ज़रूरी होगा, माख़ज़ करना ज़रूरी होगा। उसके बाद आपको बताना होगा 21वीं सदी के नावल की तहक़ीक़ी या तनक़ीदी जायज़ा में आपको बताना होगा कि 21वीं सदी की जो अहम नावल है, ख़ास तौर से जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला या जिन लोगों के बारे में अच्छे तासुर पेश किया, तबसरा किए, उन तबसरों को पढ़ते हुए आपको बताना होगा कि 8, 10, 5 6 मुसन्निफ़ीन ऐसे हैं, नावल निगार ऐसे हैं, जिन्होंने 21वीं सदी के नावल निगारी में ये मौज़ू रखा है। पुराने नावल जो लिखे गए इससे पहले 21वीं सदी से पहले, उनमें कौन-सा मौज़ू था? 20वीं सदी के नावल में कौन-सा मौज़ू था? और आज 21वीं सदी में कौन-सा मौज़ू है? ये आपको फ़र्क करके वाज़ेह करना होगा। इसकी तब पता चलेगा ना 21वीं सदी में कि 21वीं सदी के नावल निगारी में नई चीज़ क्या है? इसी तरह अफ़साना निगारी और अगर दौर के बारे में ज़िक्र होता है तो दौर के बारे में भी सही से मालूमात हासिल करनी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को अगर मतलब जैसे कि एहतशाम हुसैन की तनक़ीद निगारी का जैसे कि एहतशाम हुसैन एक तनक़ीद निगार है। एहतशाम हुसैन एहतशाम हुसैन की तनक़ीद निगारी का तनक़ीदी जायज़ा। अब एहतशाम हुसैन की तनक़ीद निगारी का तनक़ीदी जायज़ा सबसे पहले इनकी शख़्सियत के हवाले से सारी बातें जानेंगे। उसके बाद तनक़ीद का मतलब क्या होता है, उसका माना और मकसद क्या होता है, तनक़ीद के कितने दबिस्तान होते हैं, दबिस्तान दहली, तासुराती तनक़ीद, उसके बाद जमालियाती तनक़ीद, नज़रियाती तनक़ीद, अमली तनक़ीद। तो सारी तनक़ीद जो होते हैं अलग-अलग जिसकी शाखें होती है, सब शाखों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। कभी-कभी सवालात पूछे जाते हैं, एहतशाम हुसैन किस दबिस्तान तनक़ीद से वाबस्ता थे? ऑब्वियसली ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, तनक़ीद से वाबस्ता थे और एहतशाम हुसैन को मतलब रहनुमा माना जाता है तरक्की पसंद तनक़ीद का। और इसके साथ कभी-कभी इस तरह से सवालात ये भी पूछा जाता है कि एहतशाम हुसैन के 4 हमअसर का नाम बताइए या तनक़ीद की 4 किताबों का नाम बताइए। इस तरह से भी सवालात पूछे जाते हैं। बीच में कोई एक सर जो एग्ज़ामिनर बैठे होते हैं, उन्हें कहा जाता है, वो कहते हैं कैंडिडेट से आप डाइस पर आकर के खड़े हो जाएँ और अपना सिनॉप्सिस का कोई एक पैराग्राफ पढ़ कर के सुनाइए। अगर शायरी का पोर्शन है तो शायरी पढ़ा जाएगा और अगर नस्र का है तो नस्र पढ़ा जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिए, आप कोई ऐसा पैराग्राफ आपको पढ़ना है जो आपको अच्छे से याद हो। आपने नस्र का कोई पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें वो ये देखना चाहते हैं एग्ज़ामिनर वो ये देखना चाहते हैं आप लफ्ज़ ब-लफ्ज़ कैसे उसको अदा करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं, आप इज़ाफ़त को कैसे पढ़ते हैं। यानी मतलब उर्दू का आपका क़िरत कैसा है, पढ़ने-लिखने का तरीक़ा और सलीक़ा कैसा है, आप कैसे पढ़ते हैं, ये इस चीज़ का एग्ज़ामिन होता है। इसके साथ-साथ अगर आप शेर पढ़ते हैं, तो वहाँ ये गौर किया जाता है कि शेर को आप शेर की तरह पढ़ते हैं या नस्र की तरह पढ़ते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि शेर को इस अंदाज़ में मतलब पढ़ा जाता है कि पढ़ने ही से माना निकल कर के सामने आ जाता है। तो शेर के पढ़ने के बहुत सारे तरीक़े होते हैं, लेकिन अव्वलिन और बुनियादी तरीक़ा ये है कि शेर को सही से पहले पढ़ा जाए, उसके बाद तो शेर को सही से पढ़ना भी एक तरह का कमाल है, एक हुनर है। इसी वजह से मतलब डाइस में खड़े होकर के 1-2 पैराग्राफ या 1-2 शेर पढ़वाया जाता है। अगर शायरी से रिलेटेड सवालात होते हैं, तो शायर का नाम पूछा जाता है, कोई शेर का नाम पूछा जाता है, उसकी तशरीह पूछी जाती है। इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 13, 15 कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी-कभी सवालात ऐसे करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं रहता है, तो उसमें होपलेस और मायूस, नाउम्मीद होने की कोई बात नहीं होती है। सबसे पहला तरीका जो मैंने बताया अब तक कि सिनॉप्सिस को अच्छे से पढ़ा जाए, उसमें जितनी बातें हैं, सारी बातें तकरीबन आपको याद हो, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा पैराग्राफ ऐसा ना हो, जो आपकी समझ से बाहर हो। तो ये 2 चीज़ अगर आपका कंप्लीट है, तो आपको मिनिमम जो मार्क्स जो दिया जाता है 20 में से तो आपको 10 तो मिलेगा ही। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप और एक बात ये भी याद है कि सिनॉप्सिस के बाहर से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। हाँ, रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे तरक्की पसंद तनक़ीद अगर टॉपिक है तो उससे रिलेटेड बातें ज़रूर पूछी जाएँगी। अगर ख़वातीन नावल निगारी है तो ख़वातीन अफ़साना अफ़साना या नावल निगार हैं, तो उनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। अलीगढ़ की तहज़ीब से रिलेटेड अगर आपकी पीएचडी है तो अलीगढ़ के शोरा का ज़िक्र ज़रूर होगा। अलीगढ़ की तहज़ीब को सबसे ज़्यादा किसने मतलब अलीगढ़ की तहज़ीब में रंग में सबसे ज़्यादा अपने किसने ढाला, कौन-सी ऐसी शख़्सियत है, रशीद उमर सिद्दीकी हैं। या कोई भी टॉपिक जैसे मतलब उर्दू 1950 के बाद तंज़ो मज़ाह या मतलब
1970 کے بعد جو ہے انشائیہ نگاری، تو 1970 کے بعد انشائیہ نگاری، جب 1970 میں انشائیہ نگاری کا حالت، اس کی حالت کیا تھی، اس سے پہلے کون انشائیہ نگار تھے، 1970 میں کون کون انشائیہ مشہور انشائیہ نگار ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کی کتابیں کون سی ہے، تو کل ہر وہ ٹاپک جس پر آپ سینopsis تیار کیے ہیں اس کی بنیادی اور بیسک باتیں یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ مطلب ایگزامنر کو کسی طرح سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے، اگر آپ سینopsis پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، سینopsis سے اگر آپ سوالات کا جوابات نہیں دے پاتے ہیں تو وہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا آپ نے خود سے سینopsis تیار کیا ہے؟ اگر آپ ہاں بولتے ہیں تو آپ کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سینopsis محنت سے تیار کر لیتے ہیں لیکن اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم سوال کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ زیادہ ٹف سوال نہیں پوچھا جاتا ہے، نہ ہی زیادہ آسان پوچھا جاتا ہے۔ ہاں سینopsis اگر آپ کا تیار ہے تو اس کو آپ اچھے سے رٹ نہیں لیجیے، اس کو اچھے سے سمجھیے، پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور اسی سے ریلیٹڈ سوالات پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کوائری ہو، کسی طرح کا کوئی کوشچن ہو، اگر آپ کو پوچھنا ہو تو آپ ضرور مطلب اس میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے، تاکہ اس کو اچھے سے پھر کسی ویڈیو میں ضرور بتایا جائے۔ 15 تاریخ سے انٹرویو اسٹارٹ ہے، آئی ہوپ بیسٹ آپ کا مطلب انٹرویو ہو۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔